मेरी मामी 15 दिनों के लिए हमारे घर आई थी। तब मेरी मम्मी देव दर्शन के लिए बाहर गई हुई थी और मेरे पापा अपने काम में व्यस्त थे। इस दौरान मैं अकेला मामी के साथ घर पर था। मामी की खूबसूरती मेरे दिलो दिमाग में बस गई थी। एक शाम जब मैं सो रहा था, मुझे अपने शरीर पर हाथ महसूस हुआ। मैं उठकर देखने गया तो देखा कि मामी बहुत छोटे कपड़े पहनकर मेरे पास सोई हुई थीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भांजे, मुझे आज तक तुम्हारे मामा की ताकत का एहसास नहीं हुआ, लेकिन मुझे वह तुम में नजर आता है। और फिर मामी ने मेरा रोज की तरह आज जब मैं शाम को जिम से वापस आया तो मुझे मामा मामी घर में दिखाई दिए। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मामा कभी कभार अपने काम की वजह से हमारे शहर में आते थे और हमारे घर पर एक चक्कर लगाते थे, लेकिन मामी 4 साल बाद हमारे घर आई थी। मुझे देखते ही मामी मेरे पास आईं और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, भांजे, पिछले 4 सालों में तुम कितने बड़े हो गए हो। मैंने भी मामी का हालचाल पूछा। तभी मामा पीछे आए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। रात का खाना खत्म करने के बाद मामा जाने के लिए निकल पड़े। मुझे लगा कि शायद मामा मामी 1-2 दिन और हमारे घर पर ठहरेंगे, लेकिन मामा को तो जाना था, जबकि मामी हमारे साथ ही रुक गईं। मामा को उनकी गाड़ी तक छोड़ने के बाद हम सब अंदर आए। रात में मम्मी मामी के साथ बैठकर गप्पे मार रही थीं। मैंने मम्मी को बाहर बुलाया और पूछा कि मामी अपने घर क्यों नहीं गईं? क्या उनके बीच कोई लड़ाई हुई है? तो मम्मी ने कहा, नहीं रे समीर, मामा के कुछ काम थे, इसलिए वो ज्यादा दिन नहीं रुक सके। मामी की 15 दिनों की इस शहर में डॉक्टर के इलाज के लिए लाए हैं। अगले 15 दिनों तक तुम्हारी मामी हमारे घर पर ही है। तुम्हारे लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि मैं अपनी दोस्तों के साथ जाने वाली थी और तुम्हारे खाने पीने का सवाल भी उठता। अब तुम्हें कोई भी मेज खोजने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मामी घर का सारा काम संभाल लेगी। मैंने मम्मी को नहीं पूछा था कि मामी किस इलाज के लिए आई थी। मामी आने से पहले मम्मी ने कॉलोनी की अपनी दोस्तों के साथ देव दर्शन के लिए जाना तय किया था, जो कि 2 दिन में होने वाली थी। अब अगले कुछ दिनों तक मम्मी घर पर नहीं थी। पापा भी काम के सिलसिले में बाहर गए थे। अब घर में मैं और मामी अकेले थे। मम्मी ने घर से निकलने के बाद मुझे 10 बार फोन किए। उन्हें मेरी बहुत चिंता थी। शाम को घर आने के बाद मैं किचन में जाकर अपनी मील बनाने लगा। तभी मुझे किचन से मामी दिखाई दी, जो मेरा मील लेकर बाहर आ रही थी। आमतौर पर मैं अपना मील खुद बनाता था। मम्मी कहती थी, तुम्हारे खाने में मुझे अटकवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो चाहिए वो तुम खुद ही बना लो। आज तो मामी ने मेरे लिए मील बनाकर लाया था। मैंने मामी से पूछा, तुम्हें मेरे मील के बारे में कैसे पता? तो उन्होंने कहा, मैं दोपहर में तुम्हारी रूम की सफाई करने गई थी, तभी मुझे वहां तुम्हारे मील का पूरा चार्ट दिखा, जिसमें लिखा था कि कौन सी दिन क्या खाना है। अरे वाह मामी, तुम तो बहुत ही होशियार निकली। ऐसा कहकर मैंने मामी को गले लगा लिया। मैंने कितनी अनजाने में मामी को गले लगा लिया, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। मामी की तारीफ करते ही वह मुस्कुराने लगी। ऐसे ही अगले 2 दिन बीत गए। रोज मेरे एक्सरसाइज का चार्ट देखकर मामी मेरे लिए समय पर मील तैयार कर रही थी। मुझे सब कुछ सही समय पर मिल रहा था। 2 दिन बाद मम्मी का फोन आया। मैंने मम्मी से कहा, माँ, तुम मुझे बार बार फोन मत किया करो। पिछले 3 दिनों में तुम्हारे 30 कॉल आए हैं। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। मामी मेरी डाइट से लेकर खाने पीने तक सबका ध्यान रख रही है। तुम्हें बस अपनी ट्रिप का मजा लेना है। उस दिन के बाद मम्मी ने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। वह कभी कभार मुझे मैसेज भी करती थी, लेकिन बहुत कम। उस दिन रात में मामी मेरे कमरे में आई और बोली, आज मैं सो नहीं पा रही हूँ। मामी मुझसे गप्पे मारने लगी। बात करते करते मैंने उनसे पूछा, तुम्हारी कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है? उन्होंने कहा, बच्चा होने की। इसके बाद मैंने उनकी तरफ ज्यादा सवाल नहीं किए। तभी अचानक बाहर बिजली कड़कने की आवाज आई और मामी घबरा गईं। उन्होंने मुझे एकदम से गले लगा लिया। उस वक्त मुझे थोड़ा शर्म महसूस हुआ, क्योंकि वह मेरी मामी थी। मामी थोड़ी जवान थी और उन्होंने मुझे अपने गले से छोड़ने का नाम नहीं लिया। वह बार बार मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। मैंने उन्हें भरोसा देते हुए कहा, मामी, तुम तो बॉडी बिल्डर भांजे की मामी हो, तुम इस बात से क्यों डर रही हो? मैंने हंसते हुए बात की, लेकिन वह मुझे एक अलग नजर से देखने लगी। उनकी नजर देखकर मुझे भी लाज आ गई और मेरी नजर नीचे की ओर चली गई। मैंने कहा,
मुझे बहुत नींद आ रही है, और उन्हें उनकी कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। सुबह में मैं कॉलेज के लिए निकल गया। दोपहर में मामी अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाती थी। उस दिन रात में जब मैं अपने कमरे की लाइट बंद करने वाला था, तो अचानक मेरे दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजा खोलते ही मामी घबराई हुई स्थिति में मेरे कमरे में दौड़कर चली आईं। उन्होंने मुझे फिर से एक मजबूत गले लगाया, और आज तो वह मुझसे कुछ ज्यादा ही चिपकी थी। मैंने देखा कि बाहर कोई तूफान भी नहीं था। फिर उन्हें डरने की क्या बात थी। मैंने उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। वह मेरे गले से हटने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, समीर, आज मैं अपने के कमरे में अकेली नहीं सो सकती। मुझे न जाने क्या क्या विचार आ रहे हैं। या तो तुम मेरे कमरे में सो, या मुझे तुम्हारे कमरे में सोने दो। मैंने मामी को शांत किया और पूछा, तुम्हें किस बात की डर है? उन्होंने कहा, जिस डॉक्टर के पास मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्या कर सकता है। मुझे उसकी चिंता है। वो फिर से मुझसे गले लग गईं। मामी का इतना करीब होना मेरे मन में कुछ और विचार पैदा कर रहा था, लेकिन उस समय मेरा ध्यान सिर्फ मेरी पढ़ाई और जिम पर था। इसलिए मैं अभी तक किसी लड़की के रिश्ते में नहीं आया था। मुझे लगा कि मामी इतनी करीब आकर जल्द ही मेरे मन पर हावी हो जाएंगी। मैंने उन्हें अपने से दूर करने की कोशिश की, क्योंकि वह बहुत डर गई थी। मैंने उन्हें कहा कि वह मेरे कमरे में सो जाएं। जब कमरे की लाइट बंद हुई तो मामी ने पीछे से फिर से मुझे गले लगा लिया। मैं बार बार उनके हाथ को छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बार बार मेरे पर हाथ फेर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मामी को क्या हो गया है। कुछ समय पहले मैंने उसका घबराया चेहरा देखा था, इसीलिए मैंने उसे बार बार अपने से दूर करने की कोशिश नहीं की। मामी का स्पर्श कहीं ना कहीं मुझे असहज महसूस करा रहा था, इसलिए मैंने कमरे में नाइट लैम्प चालू कर दिया। जैसे ही लाइट चालू हुई, मामी का हाथ मेरे शरीर से हट गया। अगले दिन मैं मामी के साथ उसकी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गया। वहाँ का माहौल मुझे ठीक लगा। जो डॉक्टर मामी का इलाज कर रहा था वह काफी बुजुर्ग था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मामी उसके बारे में क्यों कुछ ऐसा कह रही थी। जब मामी ट्रीटमेंट का काम खत्म कर बाहर आई तो उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। मैंने उससे पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा, कुछ नहीं, रोज रोज की वही ट्रीटमेंट मुझे बोर कर रही है। उसके थके चेहरे को देखकर मैंने कहा, चलो इस ट्रीटमेंट को एक तरफ रख दो, आज मैं तुम्हें मूवी देखने ले चलता हूँ। मुझे लगा कि अगर उसे थोड़ी मौज मस्ती का मौका मिलेगा तो वह थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि हमारे गांव में मूवी थिएटर या मॉल नहीं होते, और मुझे पता था कि मामा उसे ज्यादा कहीं नहीं ले जाते थे। जैसे ही मैंने कहा, वह बहुत खुश हो गई। मूवी के दौरान जैसे ही आधा फिल्म खत्म हुआ, मामी मेरे हाथ में हाथ डालकर बैठी। कुछ ही समय बाद वह मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर सो गई। उस दिन उसने मॉल में मेरे साथ बहुत मजा किया। उसके चेहरे पर एक अलग खुशी थी। जब हम घर लौटे तो मामी बोली, समीर, आज तुमने मेरा दिन बना दिया। यह दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर उसने कहा, आज ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने भांजे के साथ नहीं, बल्कि अपनी भाभी के साथ हूं। वह कुछ बोलने के दौरान थम गई, लेकिन मैंने समझ लिया कि वह क्या कहना चाहती थी। मैंने हंसते हुए उसकी बात को टाल दिया। मुझे उसे घर छोड़ने के बाद जिम के लिए निकलना था। जिम से वापस आते ही मैंने ईमेल चेक किया और फिर नहाने लिए चला गया। स्नान करके जब मैं अपने कमरे में गाने सुनकर मन को तरोताजा कर रहा था तो अचानक मुझे अपने ऊपर हाथ महसूस हुआ। मैंने आंखें खोली तो देखा मामी मेरी सामने खड़ी थी। आज वह एक अलग ही अवस्था में थी। उसने IT शर्ट और पैंट पहने हुए थे जो कि मम्मी के थे। मामी का इस शर्ट पैंट में सौंदर्य और भी खुलकर सामने आ रहा था, क्योंकि वह बेहद गोरी थी। मामी को देखकर मैंने उसे अपने से दूर किया और कहा, मामी, तुम यह क्या कर रही हो? उसने कहा, समीर, तुम इतनी मेहनत करके जिम से आते हो, तुम्हारी मेहनत मैं देख रही थी। रोज जिम में कई लड़कियां तुम्हारी बॉडी को देखती हैं, तो अगर तुम्हारी मामी तुम्हारे एब्स पर हाथ फेरती है तो इसमें क्या गलत है? अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो सॉरी। यह कहकर मामी मुझसे नाराज होकर मुड़ गई। मैंने कहा, मामी, तुम्हें अपनी मेहनत की तारीफ करने का पूरा हक है। जब तुम अचानक आई तो मुझे थोड़ी चौंक हुई थी। इसके बाद मामी फिर से मेरे एब्स पर हाथ फेरने लगी।
मैंने 1 साल लगातार जिम और डाइट का पालन कर अपनी बॉडी को काफी फिट बना लिया था और अब मैं रंग के मामले में भी गोरा हो गया था। मामी तो अब मेरी तारीफ करने लगी थी। उसने कहा, तुम्हारी बॉडी पर हाथ फेरने की इच्छा नहीं हो रही है। बात करते करते उसने अपने चेहरे को भी मेरे पर घुमाना शुरू कर दिया। मामी की अचानक हुई ये बदलाव देखकर मैं सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस दिन रात को मामी फिर से मेरे कमरे में आई। वह इस बार और भी ज्यादा बेताब लग रही थी। वह मम्मी का एक टी-शर्ट पहनकर आई थी और उसके नीचे ना तो जीन्स थी और ना कोई नाइट पैंट। उसने जो टॉप पहना था वह बस उसकी जांघों तक ही था। उसके चेहरे पर थोड़ा मेकअप भी था। मामी मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने पूछा, तू कहीं जा रही है? इस पर उसने कहा, समीर, क्या मुझे तुम्हें सब बातें सिखानी पड़ेंगी? मुझे कहना था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये छोटे कपड़े पहनकर आई हूं। शहर में तो औरतें रात को सोने से पहले मेकअप करती हैं। मैंने ये आज ट्राई किया। कुछ दिनों बाद मुझे अपने ससुराल भी जाना है। वहां मुझे घर में गाउन पहनने की भी अनुमति नहीं है, तो ये सब घर का काम कब करूंगी? मामी ने बात करते करते मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, समीर, मैं तुम्हें कैसे लगती हूं? मैंने साधारणतया कहा, तू तो बहुत सुंदर है। यह सुनते ही वह मेरे करीब आकर बैठ गई। मामी का व्यवहार थोड़ा अजीब लगने लगा। जब मैंने उसे कहा कि वह अपने कमरे में जाकर सोए, तो उसने कहा कि उसे अकेला सोने की आदत नहीं है और उसे अकेले सोने से डर लगता है। इसके बाद वह मेरे कमरे में ही सो गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। मामी ने सोते सोते बड़बड़ाना शुरू कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगी। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से मेरी नींद उड़ गई थी। गुस्से में मैंने उसका हाथ झटक दिया और बिस्तर से उठकर जमीन पर बिछाकर सो गया। जमीन पर सोते हुए मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कितना समय चलेगा, लेकिन मुझे लगने लगा था कि मामी को जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन उसकी नजरें मुझ पर घूमने लगी थीं। अगले दिन दोपहर 12 बजे मैं सोकर उठा। तैयार होकर जब मैंने कमरे से बाहर निकला तो मुझे पापा नजर आए। वह खाना खा रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने कहा, समीर, उठ गए? आज तुम्हें उठने में इतना देर क्यों हो गया? मैंने मामी के बारे में पापा से कोई शिकायत नहीं की। मैंने उनसे झूठ बोला कि रात में मैं मूवी देख रहा था, इसलिए देर से सो गया। पापा ने ठीक है कहा और अपना खाना खत्म कर अपने कमरे में आराम करने चले गए। पापा के आने से मुझे थोड़ी राहत मिली। जब वह अपने कमरे में चले गए तब मामी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाना खाने के लिए बैठाया। उसने मुझे ऐसे खाना परोसा जैसे कि वह मेरी पत्नी हो। मैंने झुककर खाना खाया। उस रात मुझे अच्छी नींद आई क्योंकि पापा घर पर थे और मामी मेरे कमरे में नहीं आई। रात में पापा मेरे कमरे में सो रहे थे। अगले दिन नाश्ता होते ही पापा अपने काम पर जाने लगे। जाते वक्त उन्होंने कहा, अब मैं 4 दिनों बाद लौटूंगा। पापा 1 दिन के लिए आए थे और अब उन्हें 4 दिनों के लिए जाने की बात मामी के चेहरे पर बदलाव ला गई। वह मुझे एक अलग ही नजर से देखने लगी। जब पापा चले गए तो मैंने अपना सामान समेटा। समेटने के बाद मैं हॉल में आया। मैंने एक जूता पहना ही था, तभी मुझे मामी की ओर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत वहां दौड़ा। वह मां के कमरे के बाथरूम में नहा रही थी। उसने अंदर से कहा, समीर, गर्म पानी का गीजर लीक हो गया है। यहाँ हर जगह पानी ही पानी है। मुझे बहुत गर्म पानी पड़ रहा है। जल्दी आओ, मुझे बचाओ। वह बार बार यही कहती रही। उसकी ट्रीटमेंट के अभी कुछ ही दिन बचे थे और मुझे उसकी चिंता होने लगी। इस स्थिति ने मुझे बहुत घबराहट में डाल दिया था, इसलिए मैंने सीधे उसके बाथरूम में दाखिल होने का फैसला किया। बाथरूम में जाने पर मुझे ना तो गर्म पानी की भाप नजर आई और ना ही गीजर लीक होता हुआ दिखा, लेकिन वहां मुझे वो चीज दिखाई दी जो मुझे कभी नहीं देखनी चाहिए थी। मामी मुझे उस हालत में देखकर खड़ी थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, मामी, तुम ये क्या अजीब हरकतें कर रही हो? जब मैं मुड़कर बाहर जाने लगा तो उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा, मुझे जल्दी छोड़ दो, मुझे यहां से जाना है। इतने कहने पर भी मामी नहीं मानी। तब मैंने कहा, अगर तुमने मुझे अब नहीं छोड़ा तो मैं मां को फोन करूंगा और सब बता दूंगा। जैसे ही मैंने मां का नाम लिया, मामी मुझसे थोड़ी दूर हो गई और बोली, समीर, प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना। और उसने मुझसे विनती की। जब मैं बाथरूम से बाहर आया
तो मामी भी मेरे पीछे बाहर आ गई। उसने सिर्फ एक रुमाल लपेट रखा था। मैंने उसकी तरफ देखे बिना दूसरी ओर मुड़ने की कोशिश की। उसने कहा, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है, और मुझ पर बुरी नजर डालने लगी। मुझे उसके व्यवहार से पता चल गया था कि वह क्या चाह रही थी। मामी ने सीधा मुझसे सच सच बोलना शुरू कर दिया। मैंने उसे बताया, मामी, मैं तुम्हारा भांजा हूं और तुम मुझसे किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुम समझती हो? उसने कहा, समीर, मेरी बातों को मजाक में मत लो। मैं जो भी कह रही हूं पूरी समझदारी से कह रही हूं। बस कुछ रातें मेरे साथ बिताओ, ये मेरी एक इच्छा है। एक बार जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं खुद तुमसे दूर हो जाऊंगी। यह कहकर मामी रोने लगी। उसकी बातों से मैंने समझ लिया कि वह किसी और वजह से मुझसे निकटता बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, मामी, पहले तुम अच्छे कपड़े पहन लो और फिर मुझसे बात करो। ऐसा कहकर मैं उसके कमरे से बाहर निकल आया। कुछ समय बाद मामी साड़ी पहनकर मेरी कमरे में आई। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। मैंने कहा, मामी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी बातों से यह साफ है कि तुम्हें मुझसे किसी और वजह से समय बिताना है। सच बताओ, इसका असली कारण क्या है? वह रोते रोते बोलने लगी, 2 साल से मैं बच्चे के लिए इलाज करा रही हूं। मैं इन अनचाही दवाइयों के इंजेक्शन से तंग आ चुकी हूं। अब 15 दिन की ट्रीटमेंट के लिए मैं शहर आई हूं। देखते देखते 1 हफ्ता बीत गया। मुझे अब अच्छा महसूस हुआ है कि इस 15 दिनों की ट्रीटमेंट का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। ससुराल जाकर मुझे अपनी सास की बातें सुननी नहीं है। अगर इस ट्रीटमेंट का मुंह पर कुछ असर नहीं हुआ तो सास ने कहा है कि वह तुम्हारे मामा का दूसरा शादी करवाएंगी। एक तरफ वे मेरे पति की दूसरी शादी करने पर विचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ बता रही हैं कि मुझ में कुछ कमी है। तुम्हारा मामा भी अपनी कमी को मानने को तैयार नहीं है। मैंने जितनी भी ट्रीटमेंट ली है, मुझे पता है कि उनका कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन सासू माँ मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। तुम्हारे मामा से मुझे बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ नजदीकी बढ़ाने का सोचा, ताकि ससुराल जाने पर मुझे टोके जाने का सामना न करना पड़े और ना ही मुझे बांझ होने का आरोप लगे। मैंने मामी के दुख को समझा और कहा, मामी, तुम्हें किसी और के साथ नजदीकी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ और पिता को बताकर मामा और दादी को समझाने की कोशिश करूंगा। माँ तो घर में सभी की लाडली हैं। दादी और मामा उनकी बात जरूर मानेंगे। तुम्हारी कोई कमी नहीं है। तुम पिछले 2 साल से यह सहन कर रही थी, लेकिन अब नहीं। मैंने मामी से वादा किया कि जो कुछ भी उन्होंने किया मैं उसे किसी को नहीं बताऊंगा, बस उनकी समस्या सामने रखूंगा। कुछ दिनों बाद जब माँ घर आई तो मैंने उसे पूरी बात बता दी। जिस दिन मामा मामी को वापस गांव ले जाने आया, उस दिन माँ और पिता ने मामा को समझाया। दादी भी मामा के साथ आई थी। उन्हें तब समझ में आया जब मामा का चेकअप हुआ और रिपोर्ट में पता चला कि कमी मामी में नहीं बल्कि मामा में है। उस दिन के बाद मामा के इलाज शुरू हुए और 1 महीने बाद मामा की कमी दूर हो गई। कुछ दिनों बाद मामी ने हम सबको अच्छी खबर दी। यह कहानी इस बात की है कि हर बार समस्या महिला में नहीं होती, कभी कभी पुरुष में भी कुछ कमी होती है। इस बात को सही समय पर समझना चाहिए और दोष एक दूसरे पर डालने के बजाय समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सुंदर थी, लेकिन मेरी सुंदरता देखने वाला बहुत जल्दी मेरे जीवन से चला गया। उसके बाद मैं अपने भाई के साथ रहने लगी। इस दौरान मेरे भाई की मुझ पर एक अजीब नजर पड़ गई। अचानक वह मुझसे ऐसी बातें करने लगा जो मुझे पसंद नहीं थीं। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, वह मेरे कमरे में आया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें अब किस चीज की जरूरत है। अब मुझ में अपने पति को देखो। ऐसा बोलकर उसने मुझे बेड पर लिटा दिया और फिर, दोस्तों, मैं पूनम इतनी कम उम्र में ही कई दुखद घटनाएं झेल चुकी हूं। अचानक मेरे पति का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। राजेश के जाने के बाद भी मैं अपने ससुराल में ही रही। अब मेरी उम्र 30 साल है। इतनी कम उम्र में मुझे अकेला पड़ना पड़ा। मेरे दुख के समय में मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत सहारा दिया। उन्होंने कभी भी मुझे पराया महसूस नहीं कराया। अब 6 महीने पहले मेरे छोटे देवर की शादी हुई है और घर में छोटी बहू आई है। बहू का स्वभाव बहुत अच्छा था और मैं उसे घर के कामों में बहुत मदद करती थी। इस वजह से
उसे मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी। पिछले 6 महीनों में हम दोनों बहनों की तरह बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन सुनीता मेरे कमरे में आई। मुझे लगा कि वह रोज की तरह बातें करने आई होगी, लेकिन उस दिन आते ही उसने कहा, जाओ भाभी, जल्दी अपनी बैग भर लो। मेरे बड़े भाई की शादी है और तुम्हें भी 15 दिन के लिए मेरे मायके चलना है। सुनीता की मुझसे की गई इच्छा देखकर मुझे खुशी हुई। मैंने कहा, सुनीता, तुम मुझे अपनी बहन की तरह समझती हो, यह मुझे पता है, लेकिन इस बार थोड़ा सोच समझकर चलो। तुम्हारे मायके में शुभ कार्य होने वाला है। ऐसे समय में मुझे वहां नहीं ले जाना। मेरे जैसे महिला के लिए वहां कोई शुभकामना नहीं होगी। मैंने सुनीता को बहुत समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बस मेरे साथ चलो। इससे मुझे भी अपने मायके में भाई की शादी में मदद करने को मिलेगा और तुम्हें भी थोड़ी राहत मिलेगी। सुनीता के 2 भाई थे। अब उसके बड़े भाई की शादी हो रही थी। मेरे सास ससुर ने भी मुझे सुनीता के साथ जाने से मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाहर लोगों के बीच रहने से तुम्हें भी अच्छा लगेगा। सबके कहने पर मैंने सुनीता के साथ उसके मायके जाने का फैसला किया। जब हम वहां पहुंचे तो वहां सब लोग मुझसे हंसते हुए बात कर रहे थे। वहां सुनीता के मायके में किसी ने भी मुझे नकारात्मक तरीके से नहीं देखा। जैसे जैसे शाम होने लगी, घर में सबके चेहरों पर खुशी दिखाई देने लगी। सबकी जुबां पर एक ही नाम था, विजय। विजय सुनीता का छोटा भाई था, जो बड़े भाई की शादी के लिए दिल्ली से आ रहा था। विजय दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और पिछले 1 साल से घर नहीं आया था, इसलिए सबको उससे मिलने का बहुत इंतजार था। शाम को 6 बजे घर के सामने एक गाड़ी आई और सब लोग विजय विजय कहते हुए बाहर भाग गए। सबका उत्साह देखकर मैं भी विजय को देखने गई। सुनीता की शादी में मैं किसी रिश्तेदार के आगे नहीं गई थी, क्योंकि मेरे पति के निधन को कुछ ही महीने हुए थे। उस समय मैंने उसकी शादी में बस नाम के लिए ही भाग लिया था, लेकिन अब सबका उत्साह देखकर मेरे मन में भी थोड़ी उत्सुकता थी। मैं विजय को देखने गई और उसे देखकर मुझे यकीन हुआ कि वह बहुत हैंडसम है। उसकी एंट्री किसी हीरो की तरह थी। विजय जितना मॉडर्न था, उतना ही वह संस्कारी भी था। जब उसने अपने माता पिता और बहन को देखा तो उसने उन्हें नमस्कार किया। घर के लोग उसके आने की खुशी में थे और उस समय उनकी नज़र उसके सामान पर नहीं गई। जैसे ही सब अंदर चले गए, मैंने विजय के बैग्स अंदर लाने का सोचा। मुझे पता था कि वो किस कमरे में है, इसलिए सीधे उसकी कमरे में गई। जब मैंने उसके सामान रखे और कमरे से बाहर आने लगी, तभी विजय अंदर आया। उसे देखकर मैंने झिझकते हुए नीचे सिर झुका लिया और वहां से जाने लगी। लेकिन अचानक विजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ध्यान से देखने लगा। उसकी नजरों ने मुझे लजाते हुए खड़ा कर दिया। राजेश के जाने के बाद मैंने किसी भी पुरुष की ओर ठीक से नहीं देखा था। विजय मेरा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, विजय, तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सुनीता दीदी की बड़ी जौबाई हो ना? मैं तुम्हें शादी में एक बार देखा था। तुम्हें लज्जित होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ बस 2 शब्द तो बोलो। घर में सब तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हैं। क्या तुम्हें मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई? मैंने कहा, तुमसे मिलकर मैं बहुत खुश हूं। सुनीता की तरह तुम भी मेरे भाई हो, लेकिन अब मेरा हाथ छोड़ दो। कहीं कोई देख लिया तो सब मुझे गलत समझेंगे। विजय ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन मुझे यह सब सही नहीं लग रहा था। उस दिन के बाद से मैं हमेशा विजय की नजरें अपने पर महसूस करती थी। अगले 2 दिनों में विजय मेरे पीछे मस्ती कर रहा था, लेकिन मैंने उससे एक शब्द भी नहीं बोला। 2 दिन बाद वह अपनी बहनों के साथ बाजार गया। सुनीता ने मुझे भी उसके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं गई। मेरे न जाना का मुख्य कारण था विजय। उसकी मस्ती थोड़ी अजीब लगती थी। जब वे सब शॉपिंग करके लौटे तो सब अपनी अपनी खरीदारी दूसरों को दिखाने लगे। मैं भी खुशी खुशी उनकी खरीदारी देख रही थी। मेरे लिए किसी ने कुछ लाने की उम्मीद नहीं थी। फिर मैं चाय और नाश्ता बनाने रसोई में गई। जब मैं किचन में गई तो विजय मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपने पीछे से एक साड़ी निकालकर कहा, पूनम, यह साड़ी खास तौर पर मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे नहीं पता था कि विजय जैसे मॉडर्न विचार वाले लड़के ने मेरे लिए साड़ी खरीदी होगी। मैंने कहा,
तुम्हारे पास मेरे लिए इतनी मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नई शॉपिंग की जरूरत नहीं है। मैंने अपने काम पर ध्यान दिया, लेकिन अचानक विजय ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया। उस समय उसका हाथ सीधे मेरे कमर पर आ गया। उस स्पर्श से मेरा श्वास तेज हो गया। मैं कुछ बोलने वाली थी, तभी विजय ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, प्लीज, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जो गिफ्ट लाया हूं उसे नकार मत करना। ये शादी का घर है, यहाँ सब नट नटियों की तरह सजते हैं, और तुम सिंपल सी साड़ी में क्यों हो? तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी गोर रंग डार्क कलर पर और भी बढ़कर लगेगी। मुझे एक बार तुम्हें इस साड़ी में देखना है। प्लीज ना मत कहो। कहकर विजय ने मुझे मजबूरी से साड़ी दी और वहां से जाने लगा। जैसे ही वह जाने लगा, वह फिर से एक जगह पर ठहर गया। उसे फिर से रुका देख मैंने गुस्से से उसके तरफ देखा। मैं उसे डांटने वाली थी, लेकिन तभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ पर पहना हुआ घड़ी मेरी साड़ी के पल्लू में अटक गया। उसे वहां से निकलने में काफी समय लग रहा था, तो मैंने आगे बढ़कर उसे निकालने की कोशिश की। उस समय मैं अपने पल्लू को छुड़ाते समय विजय की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। जब मैंने अपना पल्लू छोड़कर एक तरफ किया तो मेरी नजर विजय पर गई। वह मुझे थोड़ी अलग तरह से देख रहा था। मैंने उस पर ध्यान न देकर फिर से अपने काम में लग गई। मुझे नहीं पता था कि वह दीदी बोलकर मुझ पर इतना अधिकार जताने वाला है। उस रात अचानक वह अपनी बहन के कमरे में आ गया। सुनीता ने अपने कमरे को मेरे साथ शेयर किया था। हम दोनों बेड पर लेटकर गप्पे कर रही थीं। अचानक विजय हमारे कमरे में आ गया। वह सुनीता का भाई था, इसलिए सुनीता को उसका मजाक लग रही थी, लेकिन मुझे तो शर्म आ रही थी। जैसे ही मैं उठने लगी, विजय ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास लेटा दिया। सुनीता ने कहा, जाओ भाभी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा भाई तुमसे बातचीत करने आया है और तुम भाग रही हो। ध्यान रखना, तुम मेरी बड़ी बहन हो। सुनीता की बात सुनकर मैंने वहां रुकना ठीक समझा, लेकिन विजय का व्यवहार कुछ अलग ही चल रहा था। जब सुनीता मुझसे बातें कर रही थी, विजय का हाथ बार बार मेरे शरीर पर आ रहा था। सुनीता तो बातें करने में व्यस्त थी और अपना मोबाइल चेक कर रही थी, इसलिए उसकी नजर विजय पर नहीं थी। अचानक विजय का हाथ मेरे पे पर आ गया और मैं एकदम चौंक गई। उसका स्पर्श अजीब था। वह एक तरफ मुझे बहन के रिश्ते से जोड़ना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ उसका व्यवहार कुछ अलग था। उसकी नाजायज हरकतों की वजह से मैं उठने लगी तो उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी जगह पर रोक लिया। वह अपनी बहन के सामने मुझे उस कमरे से बाहर जाने नहीं दे रहा था। तब मैंने अपने ऊपर चादर लपेट लिया और उसकी तरफ अपनी पीठ करके सोने लगी। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही हल्दी का दिन आया, नवरदेव को हल्दी लगाई जा रही थी और मेरे कानों में विजय की बातें सुनाई दी। वह अपनी बहन से पूछ रहा था कि भैया को क्यों हल्दी लगाई जाती है। उसकी बहन ने जवाब दिया कि हल्दी लगाने से रंग और भी उजला हो जाता है। बहन की बातें सुनकर विजय ने भी हल्दी लगाने की मांग शुरू कर दी, लेकिन कोई भी उसे हल्दी लगाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको वर की फोटो खींचवाने और रील बनाने का था। विजय के बढ़ते हट को देख सुनीता ने मेरी ओर हल्दी की थाली दे दी और कहा, तुम्हारे भाई को 2 अंगुल हल्दी लगाओ। हल्दी लगाने के लिए वह मुझे अपनी कमरे में ले गया। शुरुआत में मैंने उसके चेहरे पर हल्दी लगाई, फिर विजय बिना शर्ट के मेरे सामने आया। उसने कहा, मुझे हर जगह हल्दी लगा कर दो ताकि मेरा रंग और भी उजला हो जाए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मैं उसे नहीं कह सकती थी, क्योंकि मेरी देरानी ने बहन के नाते मुझे विजय को हल्दी लगाने के लिए भेजा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और उसे हल्दी लगाने लगी। जैसे ही मेरे हाथ उसके शरीर पर फिरने लगे, मैं सोचने लगी कि यह सब कैसे हो रहा है। इसी दौरान मेरे मन में अजीब भावना उत्पन्न हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब मैं उसके हाथ पर अपना हाथ फेर रही थी, तब मैं अपनी कुछ सीमाएं भूलती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं उसे अपने पति के रूप में समझ रही हूँ, लेकिन तभी मेरी आंखें खुली और मैंने विजय से दूर होना सही समझा। अगले दिन सुनीता के भाई की शादी भी हो गई। उस शादी में मेरे ससुराल के लोग भी आए थे। शादी पूरी होते ही मैंने ससुराल जाना शुरू किया। तब सुनीता ने मुझे फिर से रोका और कहा, भाभी, थोड़े दिन और मेरे लिए यहाँ रुक जाओ। जब सभी मेहमान चले जाएंगे तो सारा काम माँ और मेरे ऊपर आ जाएगा।
तुम यहाँ रहोगी तो मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। सासू माँ ने भी कहा कि अपनी डेरानी की मदद करने के लिए और कुछ दिन रुको, इसलिए मुझे फिर से वहां रुकना पड़ा। शादी के दूसरे दिन सुनीता अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ देव दर्शन के लिए गई थी। वे सब 2 दिनों के लिए बाहर गए थे। इस दौरान मैं अकेले विजय के घर थी। सुनीता ने मुझे वहां क्यों रुकवाया था, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसकी असली जरूरत काम करने की थी। मैंने घर के कई काम पूरे कर लिए थे। उस दिन सुबह सुबह मैंने धीरे धीरे घर की सफाई करनी शुरू की थी। जब विजय सुबह 10 बजे सोकर उठा तो मैंने उसके लिए नाश्ता लाया। नाश्ता करते वक्त वह भी मुझे काम में मदद करने आया। अचानक मेरे पैर से फिसलकर मैं विजय के ऊपर गिर गई। उस वक्त उसे कमर में चोट लगी थी। मेरे कारण उसे काफी दर्द हुआ। मैं उसे पकड़कर उसके कमरे में ले गई। उसके दर्द को देखकर मैंने उसे गर्म तेल से मालिश करने लगी। मेरी मालिश करने से उसे थोड़ा राहत मिली। जब मैं उसे मालिश कर रही थी, विजय चुपचाप सो गया। उसके दर्द के कारण मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वह जब तक सोता रहा, मैं उसके बिस्तर पर बैठी रही। अचानक कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी गोद में कोई सो रहा है। आंखें खोलकर देखा तो विजय मेरी गोद में लेटा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने उसे झटपट अपनी ओर से हटाने की कोशिश की। मैंने कहा, विजय, यह क्या है? तुम ऐसे क्यों सो रहे हो? कृपया मुझसे दूर हो जाओ, मुझे यह सही नहीं लग रहा। तब उसने कहा, पूनम, यह मेरे आभार व्यक्त करने का तरीका है। मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। मुझे यह समझ में आ गया था कि उसके दर्द में अब कमी आई है, लेकिन उसका यह व्यवहार मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मुझे यह संदेह हो रहा था कि क्या उसने मेरे साथ मालिश करने के लिए सचमुच कोई नाटक किया था। मैंने उसे अपनी ओर से दूर किया और अपनी कमरे में चली गई। इससे पहले मैं सुबह से ही धूल में लिपटे कपड़ों में घर में घूम रही थी। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो मैंने ताज़ा होने के लिए चेंज करने की सोची। मैं साड़ी पहन रही थी, तभी अचानक विजय मेरे कमरे में आ गया। मुझे चेंज करते देख वह अपनी नजरें नहीं हटा रहा था। उसे देखते ही मैंने अपनी साड़ी को कसकर बांधा और बाथरूम में चली गई। बाथरूम में साड़ी पहनना मुश्किल था, तो मैंने बाथरूम में रखे नाइट ड्रेस पहन लिया। जब मैं बाहर आई तब विजय उसी कमरे में मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया। विजय ने कहा, पूनम, तुम तो इस नाइट ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। उस समय विजय ने मुझे एक अलग नजर से देखना शुरू किया और धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मुझे उसकी नजर से डर लगने लगा, इसलिए मैंने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, विजय, अचानक तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? और तुम यहाँ मेरी सुंदरता की तारीफ करने आए हो या तुम्हारा कोई काम था? विजय ने कहा, काम तो कुछ नहीं था, मगर तुम्हें देखकर मैंने अपना काम भी भूल गया। पूनम, तू सच में बहुत सुंदर है। तुम्हारा इस सुंदरता का इस्तेमाल मैंने पिछले 2 साल से नहीं किया। उसके ऐसा बोलने पर मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर उसे डांटा। मैंने कहा, तू क्या बड़बड़ कर रहा है? तुझे आखिर कहना क्या है? विजय मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मुझे भूख लगी है। अगर तुमने खाने का थाल बढ़ा दिया होता तो मेरी भूख मिट गई होती। तुम खाना परोसती हो या मैं अपनी भूख को किसी और तरीके से मिटाऊं? विजय की इन बातों पर मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, विजय, ये किस तरह की बात कर रहा है तू? फिर एक बार सॉरी बोलकर वह अपने आप को संभालने लगा। मैंने उसे खाना परोसकर वापस अपने कमरे में चली गई। उस रात विजय ने मेरे साथ वैसा कुछ किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात मेरे पति की याद में मैं बहुत रोई। मेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। एक विधवा के लिए किसी को भी खुद का सामान समझना मुश्किल हो जाता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने विजय को 25 साल का समझा था, लेकिन वह थोड़ा बड़ा और शुरू से ही अलग था। विजय ने मेरे साथ जो नापसंद व्यवहार किया, उसके बाद भी मैं वहां से अपने ससुराल नहीं जा सकी। अगर मैं अचानक वहां चली जाती तो सभी मुझसे सवाल करने लगते। 2 दिन बाद सुनीता अपने पूरे परिवार के साथ देव दर्शन पर गई थी। जब वह वापस आई तो मैंने उसे धीरे से कहा कि अगले दिन सुबह सुबह हमें अपने ससुराल निकलना है। सुनीता ने इसकी मंजूरी दे दी। उस दिन रात को सुनीता ने मुझे अपनी भाभी के कमरे की सजावट के लिए वहां ले गई। मुझे सजावट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नई जोड़ी की शादी की पहली रात की सजावट सुनीता ने की थी।
सजावट के बाद मैं कमरे में अकेले सफाई कर रही थी। अचानक एक नई नवरी अपने कमरे में आई और उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। वह बोली, तू अपशकुनी लड़की, मेरी कमरे में क्या कर रही है? आज मेरी शादी की पहली रात है और तू मेरी चीजों को छूकर मेरे कमरे को अपवित्र कर रही है। तुझे लाज नहीं आ रही? उसके ये शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय विजय उस कमरे में आया। जब उस नववधू ने मुंह पर हाथ उठाने की कोशिश की तो विजय ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली और कहा, भाभी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम किसके साथ क्या बर्ताव कर रही हो? इसका तुम्हें ध्यान तो है ना? विजय ने मेरी वजह से अपनी भाभी से बहुत बेरुखी से बात की थी। उसकी बदतमीजी सुनकर नववधू बोली, विजय, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ा? शादी के दिन से मैं तुम्हें देख रही हूं। तुम इस विधवा को किस नजर से देख रहे थे, मैं सब जानती हूं। मुझे ऐसे लड़कों की बहुत अच्छी पहचान है। पूनम जैसी औरतें पिछले दरवाजे से आती हैं। तुम इस विधवा के लिए मेरे सामने इतनी बातें कर रहे हो, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। उसकी बातें सुनकर मैं सोचने लगी कि क्या वाकई विजय ने मुझे किसी और नजर से देखा है। उसके व्यवहार ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। उसकी भाभी की बातें सुनकर विजय ने उस पर जोर से चिल्लाया। उसने कहा, भाभी, अब मेरा अंत मत देखो, बेतुकी बातें मत करो। विजय की बढ़ती आवाज घर में सभी के कानों तक पहुंच गई। तभी सब लोग उस कमरे में आ पहुंचे। सभी के सामने नई नवरी बोलने से नहीं कतराई। उसने कहा, अब 2 दिन घर वालों ने तुम्हें इस लड़के के साथ समय बिताने की पूरी आजादी दी थी। तुम अपनी दीदी के साथ मौका भुनाते हुए नजर आ रही हो। इस पर विजय ने कहा, भाभी, सच में तुम शादीशुदा होते हुए भी बेइज्जत हो। पूनम तुमसे कई गुना ज्यादा संस्कारी है। वह तुम जैसी बेइज्जत नहीं है। और ध्यान रखो, अब से पूनम को बिना पति मत कहो। उसकी देखभाल करना उसका साथी अब भी जिंदा है। मैंने पूनम को अपनी जीवन साथी माना है। अब मैं उसकी हाँ की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कल रात विजय ने मेरे साथ जो कुछ किया था वह मेरे मन की भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने जैसा था। उसने कहा था कि वह मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करने की इच्छा भी जताई थी। इस विवाह के कारण घर में तनाव उत्पन्न हो गया था। सुनीता ने कहा, भाभी, विजय ने मुझे पहले ही बताया था कि उसे तुम पसंद हो। मैं अपने भाई का समर्थन करती हूँ क्योंकि उसकी पसंद बिल्कुल सही है। उसने एक अच्छी लड़की को अपनी पत्नी के रूप में चुना है। इस पर मैंने कहा, मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे मन में सिर्फ राजेश है। मैं थोड़े छोटे लड़के से शादी कैसे कर सकती हूँ? सुनीता ने मुझे समझाने की कोशिश की। पूनम, प्रेम में उम्र का तो कोई मोल नहीं होता। अब देखो, भाभी की इतनी कम उम्र में शादी हुई, इसमें न तुम्हारी गलती है न उनकी। जिंदगी रुकने वाली नहीं है पूनम। मुझे लगता है तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम अकेली रहोगी तो कोई न कोई पुरुष तुम पर बुरी नजर डालेगा। तुम हर पुरुष की बुरी नजर से खुद को नहीं बचा सकोगी। अगर तुम्हारे साथ कोई साथी होगा तो वह तुम्हें हर संकट से बचा लेगा। विजय तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता है। जब से तुम घर में आई हो, विजय ने हमेशा तुम्हें हंसाने की कोशिश की है। वह हमेशा तुम्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। उसने कभी तुम्हारे ऊपर बुरी नजर नहीं डाली। जो मस्ती वो तुम्हारे साथ करता था वह उसके प्यार का ही इजहार था। विजय ने अपने माता पिता को साफ साफ बता दिया था कि वह पूनम के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। जब मैंने हाँ कहा तो उसने अगले ही दिन मुझसे शादी कर ली। उसके बाद वह मुझे लेकर दिल्ली चला गया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता ने उसे फोन किया और कहा कि वे हमारे पास रहने आना चाहते हैं। उसके माता पिता ने हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने अपनी बड़ी बहू का समर्थन किया था, लेकिन कुछ ही दिनों में बड़ी बहू ने अपने सास ससुर को अपने असली स्वभाव से परिचित करवा दिया और उन्होंने उनकी देखभाल करने से मना कर दिया। तब विजय के माता पिता हमारे पास आ गए। मैंने कभी उनका तिरस्कार नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने माता पिता की तरह ही संभालना शुरू कर दिया। आज मैं विजय के साथ सुखी जीवन जी रही हूँ। दोस्तों, सच्चे प्यार की न तो उम्र होती है और न ही रूप की। जहाँ दिल मिलते हैं वहाँ साथी की कमी अपने आप ही खत्म हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।